गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल की क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज की क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा और हम लोग द नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं। और इस नेशनल मूवमेंट में हम लोगों ने अभी तक जो नेशनलिज्म का जो सेंस है वो किस तरह हम लोगों के बीच आया, हम लोगों के चयन में आया, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा। ये सभी चीज़ें सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के दौरान एक पॉलिटिकल थिंकिंग, एक अवेयरनेस जगी इंडियंस में। और ये नेशनल कंसशनेस है वो एक विचार के रूप में, एक थॉट्स के रूप में उन लोगों के दिमाग में उभरा। और इसी मूवमेंट ने एक मास मूवमेंट, एक मास स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस का रूप ले लिया और वहीं से नेशनलिज्म की भावना का विकास होता है। सो जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो हम लोग सिंगल नेशन की बात कर रहे होते हैं, एक राष्ट्र की बात कर रहे होते हैं। तो इन सभी चीज़ों में हम लोगों ने काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, चाहे वो डिसकंटेंटमेंट एमॉन्ग मासेस हो, चाहे यूनिफिकेशन हो कंट्री का, जो 3 लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एंड इकोनॉमिक लेवल पे होता है। उसके बाद हम लोगों ने एजुकेशन में जो स्प्रेड हुआ है, विस्तार हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में जो जागरूकता आई है और जिसने भी नेशनलिज्म को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। एंड देन हम लोगों ने रोल ऑफ प्रेस की भूमिका को समझा था, लॉर्ड लोथियन पॉलिसी है। एंड देन आप लोगों ने इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन, यानी कि जो एसोसिएशन फॉर्म हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बना, ठीक है, तो एंड बॉम्बे में उसका सेशन जो है हेल्ड हुआ। तो आप लोगों ने ये सभी चीज़ें ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ रखी थी। आज की क्लास से हम लोग मॉडरेट फेज को स्टार्ट करेंगे और मॉडरेट फेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग प्रेजेंट हुइए एंड देन हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं, उनको समझ लेते हैं। वर्ड आएगा मॉडेस्ट। तो मॉडेस्ट का मतलब है नॉट वेरी लार्ज, ज़्यादा बड़ा नहीं, मॉडेस्ट। देन बात आएगा कंसेशंस, यानी कि राइट्स एंड एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज मिलना, अधिकार। उसके बाद एक टर्म आएगा ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी कि जो पक्षियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, जैसे अलग अलग रूप से विशेषज्ञ होते हैं, आई के ऑप्थोमोलॉजिस्ट होते हैं, एक होते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट होते हैं जो हड्डी के विशेषज्ञ होते हैं। उसी तरह से जो स्पेसिफिक खास रीजन में जो स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको वो स्टडी करते हैं, तो जैसे उसी समय जो एओ ह्यूम हुए, जो ब्रिटिश गवर्नर वायसराय भी रहे हैं, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी की, तो वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं मॉडरेट फेज। तो एक एक्सपेंडेड मीन्स लास्टेड थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अनहीटेड मीन्स नॉट टेकन नोट ऑफ। तो चलिए हम लोग मॉडरेट फेज को स्टार्ट करते हैं। 1885 टू 1905, 1885 से लेकर 1905 तक का जो दौर रहा वो मॉडरेट रहा। मॉडरेट करने का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, जो जैसे मॉडरेट क्लाइमेट वगैरह होता है, जो ज़्यादा ना गर्म ना ज़्यादा ठंडा, एक समान मौसम, संतुलन भरा। तो द अर्ली फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच स्पेंडेड ऑलमोस्ट 20 years इज कॉल्ड द मॉडरेट फेज। तो ये जो 20 सालों का ये जो सफ़र रहा है, 1885 यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक, ये मॉडरेट फेज कहलाता है। Among the leaders during this phase were Dada Bhai Nauroji, Surendranath Banerjee,
Firoz Mehta, Subramanya Iyer, Gopal Krishna Gokhale, and M.J. Ranade. These are moderate leaders. उस समय के मॉडरेट लीडर्स ग्रुप के लीडर्स थे. एंड these leaders were greatly influenced by western education. और ये सभी लोग जो पश्चिमी सभ्यता से जो शिक्षा आई थी, वेस्टर्न एजुकेशन जो आया था, उससे ये इन्फ्लुएंस थे, इनसे वो प्रभावित थे. एंड बाय द वेस्टर्न एजुकेशन दे हैड फेथ इन द ब्रिटिश रूल. और वो ब्रिटिश के जो रूल है, ब्रिटिश जो शासन करा था, उनको उनमें विश्वास था, इसलिए वो वेस्टर्न एजुकेशन पे वो फोकस कर रहे थे और उनका वो इन्फ्लुएंस काफ़ी प्रभावित थे. सो दे वर मॉडरेट इन देयर ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स. तो उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, वो मॉडरेट था, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव और जो उनका मेथड था, तरीका था, वो मॉडरेट था. सो दे डिड नॉट वांट टू सेल्फ गवर्नमेंट. तो उनका ये मानना नहीं था कि वो सेल्फ गवर्नमेंट करें, यानी कि ब्रिटिश को यहाँ से हटाएं और हम लोग जो है सो वो गवर्नमेंट को ऑपरेट करें. ये उनका थिंकिंग नहीं था. सो दे वांटेड टू इंक्रीज द पॉलिटिकल कंसिस्टेंस एंड यूनिटी ऑफ द पीपल. लेकिन वो ये चाहते थे कि लोगों में एक पॉलिटिकल कंसिस्टेंस, एक जागरूकता उठे, जागरूकता जगे और लोग जो है वो यूनिटी होकर रहे, यानी कि एक होकर रहे. यानी कि उनका जो दौर था वो काफ़ी मॉडरेट था, उनके मेथड्स भी मॉडरेट थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन से काफ़ी इन्फ्लुएंस भी थे. तो वो ये चाहते थे कि जो पॉलिटिकल कंसिस्टेंस और यूनिटी है लोगों में, वो रहे, वो तो रहे ही. सो दे बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड लाइक अपील्स, रेगुलरली सेंट पिटीशंस टू द गवर्नमेंट फॉर वेरियस रिफॉर्म्स इन द पॉलिसी. तो वो क्या करते थे, टाइम टू टाइम जो पॉलिसियाँ थी, जो नीति पॉलिसी बनाई जाती थी जो इंडियंस के लिए, तो वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से. कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड क्या होता है, यानी कि जो संविधान में जो बातें हैं, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उस तरीके को फॉलो करके जो कुछ भी होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी के अंतर्गत आता है. तो वो चाहते थे जो पटिशन डाले, अपील करें, अगर कोई भी बिल वैसा है जो उनके खिलाफ हो तो वो अपील करते थे, पटिशन डालते थे, ठीक है, और इसके द्वारा वो अपनी बात कहते थे. उनके जो कुछ पॉलिसीज़ हैं, उनके कुछ नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि किन्हीं को कहीं भी कुछ बोलने का अधिकार है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने विचार को अभिव्यक्त करने का अधिकार है. वेलफेयर प्रोग्राम को एक्सपेंड करने का अधिकार है. एजुकेशन को प्रमोट करने का अधिकार. रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस ऑन हाई पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये उनकी मांगे थी जो उन्होंने अपने जो पटिशन्स हैं, जो उनके अपील्स हैं, उनमें वो रखते थे. उनका ये ऑब्जेक्टिव था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मौका दे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मौका दे, वेलफेयर का काम आगे बढ़ा है, एजुकेशन को प्रमोट करे, इंडियंस को, जैसा कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, रिक्रूटमेंट जो होता था वो सबऑर्डिनेट क्लास में होता था, नीचे क्लास में, तो उनका क्लास ऊपर होना चाहिए. ये उनका मोर पावर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ मोर इंडियन मेंबर्स. वो चाहते थे जो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो है इनका सदस्य बने. इम्प्रूवमेंट इन द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी टू बेनिफिट इंडियन इंडस्ट्रीज़, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, जो उद्योग धंधे हैं, ओके, वो प्रमोट हो, वो आगे बढ़े. रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे जो खर्च हो रहा है वो कमे. ये उनकी मांगे थी जो वो आसानी से अपील के द्वारा और एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है, वो उनको सेंड करते थे. इनके एवज में जो ब्रिटिश का रिस्पॉन्स है हमें वो देखना है. जो अगर ये अपील करते थे, अगर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अगर वो जाते थे, पिटीशन के द्वारा जाते थे, तो क्या उनको उनका रिस्पॉन्स मिलता था. हम लोग को इन चीज़ों को देखना है. तो ब्रिटिश रिस्पॉन्स की बात करते हैं. रिस्पॉन्स मीन्स प्रत्युत्तर, जैसे मैंने आपको समझाया और मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप लोग उसका रिस्पॉन्स देंगे. सो मोस्ट ऑफ देयर अपील्स went unheeded as the British paid to no attention to them.
तो अनहिंडेड, नॉट टेकन ऑफ, वो सीरियसली उनको नहीं लेते थे। जो ज़्यादातर अपील्स हैं उनको वो अनहिंडेड कर देते थे, यानी कि नॉट टेकन नोट ऑफ, उनके बारे में ध्यान ही नहीं देते थे। एज द ब्रिटिश पेड नो अटेंशन टू देम, उनका थोड़ा भी ध्यान उस पर नहीं था। सो द लीडर्स वर टू मॉडरेट टू पुश देयर डिमांड्स, तो वो लीडर जो थे इतने मॉडरेट थे कि वो अपना डिमांड करके फिर पेटिशन अपील्स वगैरह वो करते थे। ठीक है, यानी कि वो कह सकते हैं जो सिर्फ अपील्स करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, ओके, एंड रेगुलरली पेटिशंस डाला करते थे, लेकिन वो जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको वो अनदेखा कर देते थे, अनहीडेड था वो। सो द लीडर्स वर टू मॉडरेट एंड टू पुश देयर डिमांड्स, सो द ओनली चेंज दैट केम अबाउट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट विच पास्ड इन 1892। लेकिन कुछ चेंजेस आप कह सकते हैं जो आया जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास होता है, और इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में थ्रू विच द नंबर ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट बॉडीज़ वॉज इंक्रीज, जो सरकार की संस्थाएं हैं उनमें जो इंडियंस हैं उनके नंबर ऑफ पोस्ट को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया। बट द लॉ स्टिल डिड नॉट गिव एनी पावर टू इंडियंस, पर जो कानून में थी, कानून में जो चीज़ें थी उनमें उनको पावर नहीं दिया गया। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास होता है, पर ये पास होने से जो नंबर ऑफ इंडियंस जो हैं उनकी संख्या उसमें बढ़ती है, पर उनको ये लॉ में, ठीक है, पावर नहीं मिल पाता। लॉ स्टिल डिड नॉट गिव एनी पावर टू द इंडियंस, यानी कि जो भारतीय थे उनको कोई भी पावर नहीं देते थे। तो आगे चलते हैं हम लोग। So the British were favorably inclined towards the Congress during the early years, and some even attend Congress session and actively participated in discussions. अब जो ब्रिटिशर्स वेयर फेवरली इंक्लाइंड टुवर्ड द कांग्रेस ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, कुछ साल जो अगर हम बात करें जब कांग्रेस का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो तब तो ए.ओ. ह्यूम जो उस समय के रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने मिलकर इसका इस्टेब्लिशमेंट किया। तो वो शुरू के टाइम में वो काफ़ी मॉडरेट थे, यानी कि वो उनके सेशंस में भी आते थे, सपोर्ट करते थे, बस धीरे धीरे वो उनसे दूरी रखने लगे। तो हाउएवर आफ्टर सीइंग देयर लिस्ट ऑफ डिमांड्स दे बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द कांग्रेस। जब उन्होंने देखा कि ये जो कांग्रेस है वो अपना डिमांड रख रही है हम लोगों के सामने में, तो उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज करना कांग्रेस का स्टार्ट कर दिया। So they, however, after seeing criticize the Congress, they realized that instead of being a pawn in their hands, the Congress was becoming the focus of Indian national movement. तो उन्होंने सोचा जो क्यों ना इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ा जाए, यानी कि राष्ट्र के आंदोलन की बात होने लगी, और उनके एक तरह से उनके पंजे में ना आकर हम लोग क्यों ना आगे बढ़ें, ये उनके दिमाग में आया, उनको रियलाइज हुआ, ये महसूस हुआ। सो पॉन मिस होता है बिग ग्रुप हुज एक्शंस आर कंट्रोल बाय द मोर पावरफुल, जो ज़्यादा ताकतवर वो लोग हैं वो छोटे जो कम ताकतवर लोग हैं उनके चुंगल में आ जाते हैं। सो बिग ग्रुप एक ऐसा कमज़ोर लोगों का समूह हुज एक्शन आर कंट्रोल बाय द मोर पावरफुल। सो उनको ये विश्वास हुआ, और जो द कांग्रेस वॉज बिकमिंग द फोकस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर जो मूवमेंट चलाने का सोचा। सो अगर हम बात करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन की, सो इन द पॉलिटिकल फील्ड द मॉडरेट्स गेन वेरी लिटिल एडवांटेज फॉर इंडिया। अगर हम बात करें पॉलिटिकल फील्ड की, तो उन्होंने काफ़ी थोड़ा ही एडवांटेज जो है वो इंडिया को दे पाए वो। However, their constitutional method firmly established a democratic tradition in India. लेकिन उनका जो एक मेथड था, उनका जो कोई भी बात रखने का जो तरीका था मॉडरेट वाला, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो उन्होंने अपनी बातें रखी थी वो काफ़ी सराहनीय थी। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में वो काफ़ी चर्चा में गया इंडिया। तो ये था 20 सालों का मॉडरेट फेज़। अब हम लोग थोड़ा सा रेडिकल फेज की चर्चा करेंगे।
सो अगर हम बात करें रेडिकल फेज की, तो 1905 to 1918 द फेल्योर ऑफ मॉडरेट टू अचीव एनी सब्सटेंशियल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ब्रॉट अ फेज इन द कांग्रेस। तो जैसा कि आप जानते हैं जो मॉडरेट फेज था वो काफ़ी फेल्योर भरा था। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो था वो ब्रॉट अ न्यू फेज इन द कांग्रेस। तो जो ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुआ उस दौरान, तो उसने एक नए फेज़ को जन्म दिया कांग्रेस के। एक नए फेज, ये कांग्रेस के ये सभी पार्ट्स हैं, उन्हीं से ये निकले हैं। तो फेज इन द कांग्रेस एंड मैनी कांग्रेस लीडर्स वेयर एक्यूटेड बाय द इंडिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू टैकल द ग्रोइंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑफ द डे। तो इनमें से जो एक फ़ेज़ निकला वो रेडिकल फेज़ कहलाया। और इस रेडिकल फेज़ में उन्होंने देखा कि उनको ये इनडिफरेंसेस, जो असमानताएं उनको देखने को मिली, वो एक ग्रोइंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का कारण बन रही थी। यानी कि जो लोग धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे और उनको खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। तो एक इनडिफरेंसेस ऑफ गवर्नमेंट टू टैकल, जो सरकार थी वो काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन भरी पॉलिसी, जैसा आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं, ये लेती थी। इस कारण एक नए फेज़ का उदय होता है और वो है रेडिकल फेज़। सो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज राइजिंग स्ट्रीटली अमॉन्ग Indians and nature too showed its worth in the form of severe and frequent famines। तो जो इंडियंस थे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, बेरोज़गार हो गए। जो वो बेरोज़गार हो गए तो उनको खाने के लिए कुछ सही से मिल नहीं पाता था। तो एक फेमाइन का सामना, एक अकाल भुखमरी का सामना उनको करना पड़ा। सो देयर फॉर्म्ड अ न्यू ग्रुप नोन एज रेडिकल्स। और यही जो समूह है, ठीक है, यही रेडिकल कहलाया। सो दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट मेथड एज वन ऑफ बिगिंग एंड डेवलप मेथड टू मास एग्यूशन लाइक स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स। तो इन्होंने, इनका मेथड थोड़ा मॉडरेट से अलग था। इन्होंने मॉडरेट के जो मेथड है उनको क्रिटिसाइज़ किया और इन्होंने एक अपना नया मेथड अपनाया, और वो मेथड मास एग्यूशन, यानी उनके प्रति पुरजोर विरोध, स्ट्राइक करना, बॉयकट करना, बहिष्कार कर देना उनका, ये सभी चीज़ें जो रेडिकल्स फेज के जो लीडर्स थे उन्होंने ऐसा किया। रेडिकल फेज अगर की बात करें तो इनमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल एंड अरविंदो घोष, सभी ने रेडिकल ग्रुप को ज्वाइन किया। तो ये दो फेजेस चली, एक चला मॉडरेट फेज़ और एक चला रेडिकल फेज़। तो आई होप आप लोगों को दोनों फेजेस समझ में आए होंगे। ओके, तो हम इन्हीं चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है। तो हम लोगों को बात करें तो जो मॉडरेट फेज़ है वो लगभग 20 सालों तक रहा। इसमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, ये सभी उनके मेंबर्स थे। और ये जो मेंबर्स हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, और यानी कि काफ़ी प्रभावित थे वेस्टर्न एजुकेशन से। तो उन्हें ब्रिटिश में फेथ था और दे वर मॉडरेट इन देयर ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स। इनका जो एक गोल कहिए, इनका जो तरीका कहिए, वो भी काफ़ी मॉडरेट था। एंड ये चाहते थे कि दे डिड नॉट वांट टू सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि ये नहीं चाहते थे कि जो खुद की सरकार हो, हम लोग उसे ऑपरेट करें, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं। ये चाहते थे, दे बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, ये संवैधानिक जो तरीके हैं उनसे ये चाहते थे चीज़ों को सॉल्व करना। तो वो क्या करते थे, रेगुलरली पेटिशन डाला करते थे। अगर हम बात करें तो प्रमोटिंग एजुकेशन को प्रमोट करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये सभी बातें वो अपने जो पेटिशन डालते थे या अपील्स करते थे वो इनमें इन चीज़ों को इंक्लूड करते थे। इनके एवज में जो ब्रिटिश का रिस्पांस था वो काफ़ी अनहीडेड था, यानी कि वो अनसुना अनदेखा वो कर देते थे। सो एज द ब्रिटिश पेड नो अटेंशन टू देम, द लीडर्स वर टू मॉडरेट टू पुश देयर डिमांड्स। तो वो और पेटिशन डाला करते थे।
इसी दौरान इंडियन काउंसिल एक्ट पास होता है और 1892 में, और जो गवर्नमेंट बॉडी है उनमें जो नंबर ऑफ पोस्ट इंडियंस के लिए वो इंक्रीज़ होता है। बट इतना होने के बावजूद भी जो लॉ है वो डिड नॉट गिव एनी पावर टू द इंडियंस, पर कानून में ऐसा कोई भी ये नहीं था, ठीक है, जिससे इंडियंस को पावर मिल सके, इंडियंस को जो पावर है वो इंडियंस को मिल सके। अगर हम बात करें इनके कंट्रीब्यूशन की, तो एक कह सकते हैं वेरी लिटिल एडवांटेज ऑफ फॉर इंडिया, बट इनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो थे आगे चल के जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है उनमें काफ़ी काम आए। दूसरा फेज़ हम लोगों ने पढ़ा रेडिकल फेज़, जो 1905 टू 1918 चला। तो ये जो फेलियर ऑफ मॉडरेट जो था, मॉडरेट फेज़ का जो फेलियर था, वो एक सब्सटेंशियल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और एक ब्रॉट अ न्यू आइडियाज़ टू फेज इन द कांग्रेस, एक नया आइडिया का जन्म हुआ। तो इस नए फेज़ ने एक चीज़ ध्यान से कंसिस्टेंस से देखी कि ये जो इनडिफरेंस है गवर्नमेंट को कोई भी जो ग्रोइंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है उसको डील करने का, यानी कि आप कह सकते हैं जो भेदभावपूर्ण काफ़ी असमांतर नहीं, असमान रूप से नहीं। सो इसके कारण क्या हो, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है वो काफ़ी ऊपर बढ़ा और इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। एंड इस अनएम्प्लॉयमेंट, इस बेरोजगारी के चलते लोग सवेरे फैमाइन का सामना, लोग भुखमरी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। सो इनके अगर हम कुछ लीडर्स की बात करें तो उनमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, आपके अरविंदो घोष, सभी ने रेडिकल ग्रुप को ज्वाइन किया। तो ये सभी चीज़ें थी। पॉनिस तो आप लोगों को बता ही दिया। बॉयकट में होता है प्रोटेस्ट बाय रिफ्यूजिंग द परचेज फ्रॉम समवन, यानी कि प्रोटेस्ट में होता है विरोध करना। तो अगर सपोज दैट अगर आपको कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट की पसंद नहीं आती है, तो हम लोग का जैसे डेमोक्रेसी में क्या है, जो आप लोग उसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट कीजिए ये है उनको तोड़ डालना, ये सभी चीज़ें नहीं, आप उसे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शांति तरीके से, ये आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। तो ये बॉयकट, ये जो बहिष्कार है वो धीरे धीरे एक रूप आगे लेने लगा और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती गई। एक टर्म है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, वर पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल। इनको लाल बाल और पाल की जो उपाधि है वो दी गई। ठीक है, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। तो आई होप आप लोगों को जो मैंने ये दो फेजेस, एक मॉडरेट फेज़ जो 20 सालों तक चला और एक रेडिकल फेज़ जो 1905 से 18 तक चला, लगभग 13 साल तक। तो ये दोनों चीज़ें, जो दोनों टर्म्स, सभी इसमें के जो पॉइंट्स है वो समझ में आए होंगे। तो हम लोग कल से बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल की, जो विभाजन हुआ था बंगाल का, उसकी बात करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। थैंक यू।